गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान के ऑनलाइन चैनल पे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर साइंस की इंट्रोडक्शन क्लास देंगे। इंट्रोडक्शन क्लास का आशय है कि आपको साइंस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें समझ लीजिए। हम आपको सिलेबस बताने जा रहे हैं कि आपको साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत, साइंस विषय के अंतर्गत, साइंस के जो पेपर है उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। आपको इसमें भौतिक विज्ञान भी पढ़ना है, आपको इसमें रसायन विज्ञान भी पढ़ना है और आपको इसमें जंतु विज्ञान भी पढ़ना है, जीव विज्ञान भी पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं, आपका जो सिलेबस है उसमें ये है बायोलॉजी का पार्ट है, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, ये भी आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, ये आपका फिजिक्स का पार्ट है, ये भी सारे आपके बायोलॉजी के पार्ट है। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। हम जैव विकास आप सभी जानते हैं कि प्रारंभ में, सबसे शुरुआत में निम्न कोटि के जीवों से आज जो उच्च कोटि के जीवों के विकास की प्रक्रिया है, यानी कि प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जो अब के जो वेल डेवलप्ड जीव हैं उन तक की प्रक्रिया को, उन तक की उत्पत्ति कैसे, निम्न कोटि के जीवों से उच्च कोटि के जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, यही हम इसमें पढ़ेंगे जैव विकास के अंतर्गत। इसमें आपको लैमार्कवाद, बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नॉन डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद। लैमार्कवाद में क्या बताया आपको, एक एग्जाम्पल, आपने बहुत एग्जाम्पल सुना होगा, एग्जाम्पल रूप में आपको बता भी दे रहे हैं। पहले आपने सुना होगा कि जिराफ कैसे हुआ करते थे, कुत्तों की तरह हुआ करते थे, बहुत छोटे गर्दन वाले हुआ करते थे। लेकिन आज के जिराफ लंबी गर्दन वाले हैं। क्यों है? उस गर्दन के जिराफ से इस गर्दन के जिराफ तक के विकास की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम जैव विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमने यहाँ जिराफ का एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। जब इस चैप्टर को हम विस्तार से पढ़ाएंगे तो आपको इसमें हम बताएंगे। अगला आपका है पारिस्थितिकीय तंत्र। आप सभी जानते हैं कि जैव और अजैव समुदाय के बीच के जो परस्पर अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत जैव और अजैव समुदायों के बीच के परस्पर अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें जैव समुदाय क्या है, अजैव क्या है। अजैव मतलब होते हैं ऐसे भौतिक में अकार्बनिक आते, अजैविक में अकार्बनिक भी आते हैं, कार्बनिक भी आते हैं और जलवायु भी आते हैं। अकार्बनिक में बहुत सारी चीज़ें होती है, कार्बनिक में बहुत सारी चीज़ें होती है। जलवायु में सूर्य है, प्रकाश है, जल है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जैविक में जीव जंतु आते हैं, ठीक है ना, जीव जंतु हैं और सूक्ष्म जीव हैं, ये सारे जिसमें जीवन होता है वो जैविक के अंतर्गत आते हैं। और जो जीवन जीने के लिए सहायक तत्व हैं वो अजैविक के अंतर्गत आते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ भी हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी हैं और जलवायु के से संबंधित पदार्थ भी होते हैं। तो इन दोनों के बीच के परस्पर अध्ययन को ही हम पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं, इसको ही इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको हम विस्तार से कब पढ़ाएंगे, जब आपको इसकी क्लास प्रोवाइड किया जाएगी। अगला देखिए, अगला है आपके जैविक घटक में कैसे जैविक घटक और अजैविक घटक, ये सब पारिस्थितिकीय तंत्र के घटक होते हैं। अगला है जैविक घटकों में खाद्य श्रृंखला आप सुने होंगे। जीवों की श्रृंखला में भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होने की जो कड़ी होती है, जो प्रक्रिया होती है, वही खाद्य श्रृंखला होती है। अर्थात भोजन के क्रमागत पोषक स्तरों को पहुंचाने की प्रक्रिया जो होती है वो खाद्य श्रृंखला होती है। जैसे इसमें उत्पादक भी होते हैं, इसमें उपभोक्ता भी होते हैं, इसमें अपघटक भी होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी जो कि ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अपघटक उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता जो कि उत्पादक पर निर्भर करते हैं। यहाँ एक छोटी सी खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल लेके हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये है घास क्या है? उत्पादक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है ना, इसमें ऊर्जा ज्यादा होती है। और उत्पादक को उपभोक्ता इसको जो ग्रहण करेगा, भोजन के रूप में जो इसको ग्रहण करेगा, एग्जाम्पल मान लीजिए आपका हो गया हिरण। ये क्या है? ये हम एक छोटी खाद्य श्रृंखला बना के आपको एग्जाम्पल रूप में बता रहे हैं, बाकी विस्तार से हम इसकी क्लास में डिस्कशन करेंगे। हिरण क्या हो गया? ये
स्तर में पहुंचने की प्रक्रिया ही है जो कि खाद्य श्रृंखला कहलाती है। घास कौन खाता है? हिरण खाता है। और हिरण को कौन खाता है? शेर, बाघ, जो भी खाता है वो हिरण को खाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक छोटी सी खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, तो इसको खाद्य श्रृंखला हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया, लेकिन अभी इसमें उत्पादक का क्या काम है, उपभोक्ता क्या काम है, उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा गया, जैसे प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है, तृतीय श्रेणी का है या उच्च श्रेणी का उपभोक्ता है, अपघटक क्या होते हैं, अपघटक के क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको इसके बाद बताएंगे। अगला क्या है? खाद्य जाल। अब हम आपको बता दें, देखिए जो बहुत सारी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, और एक ही भूभाग में एक बार में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं सक्रिय रहती हैं। ठीक है, उन सभी खाद्य श्रृंखलाओं को हम खाद्य जाल का नाम देते हैं। जैसे कि एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं सक्रिय होने की और सक्रिय होने पर एक दूसरे में परस्पर इसमें संबंध होता है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। जैसे घास है, घास को हिरण भी खा सकता है, इसी घास को गाय भी खा सकती है, इसी घास को टिड्डा भी खा सकता है। ठीक है, इस टिड्डे को मेढक खा सकता है, इस गाय को भी शेर खा सकता है। तो क्या है? परस्पर एक दूसरे से संबंधित खाद्य श्रृंखला है। ठीक है ना, वो क्या हो गई? उस मेढक को सांप खा सकता है, सांप को बाज खा सकता है। तो कहने का मतलब है प्रत्येक पोषण स्तर है, अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं हैं। जब खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से एक ही भूभाग में एक्टिव है और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो क्या बनाती है? फूड वेब का निर्माण करती है, अर्थात ये खाद्य जाल बनाती है। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम? पारिस्थितिकीय पिरामिड। देखिए, इन्हीं खाद्य श्रृंखलाओं को पारिस्थितिक पिरामिड के रूप में हम व्यक्त करेंगे। ठीक है ना, उसको हम पारिस्थितिक पिरामिड के रूप में आपको पढ़ाएंगे। ये कब पढ़ाएंगे? जब हम इस चैप्टर का विस्तार से अध्ययन करेंगे, तब जब हम आपको पढ़ाएंगे तब। अभी यहाँ पे हम आपको सिलेबस बता रहे हैं, इससे आपके दिमाग में एक मोटा मोटा आइडिया बन जाता है कि आपको विज्ञान विषय के अंतर्गत इस 4th सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है केमिस्ट्री से रिलेटेड खनिज। ठीक है, आप सबने सुना होगा, हमने इसके पहले भी सेमेस्टर्स में आपको बता दिया है, जिक्र कर दिया है, फिर भी बता दे रहे हैं। पृथ्वी पर अपने वास्तविक रूप में, प्राकृतिक रूप में जो भी तत्व और यौगिक पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो खनिज कहलाते हैं। अर्थात भूपटपटी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। ठीक है, और खनिज के साथ साथ एक आपने एक लिखा है, ये अयस्क। अयस्क क्या है? देखिए, अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक और ज्यादा मात्रा में लाभकारी रूप से निकाल सकते हैं, निष्कर्षण कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कॉपर पाइराइट, कॉपर के अयस्क हैं। जैसे आपने सुना, बहुत सारे अयस्कों का नाम सुना होगा, और उस अयस्कों से निकालने वाले खनिज का नाम सुना होगा। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और सिर्फ इसी में नहीं, जो आप आगामी टेट की परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं उसमें भी पूछा जाता है। इसमें से लोहे का बेस्ट खनिज कौन है, बेस्ट अयस्क कौन है, इसमें से कॉपर का बेस्ट अयस्क कौन है, ये सब आपसे पूछा जाता है। ये जब हम इसका विस्तार से बताएंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। अभी हम आपको बता दें अयस्क क्या है। अयस्क खनिज क्या है? भूपटपटी पर पाए जाने तत्व यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। वो शुद्ध रूप में कभी भी नहीं पाए जाते हैं, उनको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए उसका निष्कर्षण करना पड़ता है। तो जो निष्कर्षण करते हैं उसमें अयस्क होते हैं, क्योंकि हम उसी खनिज से पर्टिकुलर अयस्क का निष्कर्षण करते हैं जिस खनिज से वो सुगमता पूर्वक आसानी से ज्यादा मात्रा में हमें प्राप्त हो सके। और धातु क्या है? धातु आप लोग सभी जानते हैं कि ये धातु इस खनिज में पाए जाते अयस्क के साथ मिश्रित होते हैं, जिससे हम अशुद्धियों को दूर करके धातु को प्राप्त करते हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धातु H+ आयन देते हैं। धातु की परिभाषा जब बताएंगे अर्हेनियस धातु में जब हम बताएंगे तब आपको हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना। अब हम इसी में आपको अगला है धातु का निष्कर्षण। ये आपने सुना होगा कि अयस्कों से जब हम धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं तो ऐसे आसानी से नहीं प्राप्त कर लेते,
वो एक लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त करते हैं, उसी को हम धातु का निष्कर्षण कहते हैं। और जितने प्रक्रम से होकर वो गुजरती है, प्रत्येक को, पूरी स्टडी को हम मेटलर्जी कहते हैं, या फिर मेटलर्जी कहते हैं, या फिर दूसरे कहते हैं धातु कर्म। इसको हम आपको बताएंगे। इसमें बहुत सारे जैसे भर्जन है, निस्तापन है, बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं और बहुत सारे भट्टियों का यूज़ करते हैं, तो उसे हम आगे आपस में आगे आपको बताएंगे, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसका ये आपको जो भी साइंस ग्रेजुएट हैं वो आसानी से, या इंटर में भी साइंस है वो सब पढ़े होंगे, जानते होंगे, बट यहाँ पे आपको निष्कर्षण के बारे में हम बताएंगे। धातु क्या, अधातु क्या, मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको अभी भी बताया कि धातु क्या करते हैं, अधातु क्या करते हैं। धातु में धनायन होते हैं और जो अधातु है वो ऋणायन होते हैं। ये आपको क्या है, आपको हम आसानी से बताएंगे, जब हम आपको विस्तार से इसको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब देखिए आवर्त सारणी, ये भी केमिस्ट्री का ही आपका एक पार्ट है, ठीक है ना। आवर्त सारणी किसे कहते हैं? आवर्त सारणी जब हम तत्वों को उनके गुणों के आधार पर, उनके जो भौतिक गुण हैं या रासायनिक गुण हैं, उनके आधार पर समान रासायनिक गुण या समान भौतिक गुण वाले धातुओं को एक साथ रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मेंडेलीव ने आवर्त सारणी के बारे में बताया कि आवर्त सारणी के क्या कहते हैं, धातुओं के जो भी उसको उनके, देखिए धातु में दो चीज होती है, एक होती है जैसे मान लीजिए कोई भी धातु है एक्स या ए या बी, एक होती है उसमें परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, और एक होती है उसमें द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो मैं सबको कुछ भी करके नोट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो जो परमाणु क्रमांक है, द्रव्यमान संख्या, पहले परमाणु क्रमांक की खोज नहीं हुई थी, तो ये हुआ था किसी भी धातुओं के, किसी भी तत्वों के जो गुण है वो उसके द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जब आपको बताया भी हमने, किसी किसी धातुओं के द्रव्यमान संख्याएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। जैसे जिसमें आइसोटोप्स, ऐसा आइसोटोप्स और आइसोबार में निश्चित होता है। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन में प्रोटियम पाया जाता है, ट्राइटिनियम पाया जाता है और ट्राइटियम पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक में 1H1 होता है। फिर हाइड्रोजन ले लीजिए, तो क्या होता है, इसमें 1H2 भी होता है, 1H3 भी होता है। मतलब कि इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। और हीलियम की द्रव्यमान संख्या तो दो ही होती है, लेकिन हीलियम की द्रव्यमान संख्या 4 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अब देखिए, अगर हम द्रव्यमान संख्याओं के आधार पर इसको रखें, उन्होंने कहा था ना, किसी भी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उसके द्रव्यमान संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। तो देखिए क्या है, द्रव्यमान संख्या हीलियम की भी 3 है और हाइड्रोजन की भी 3 है। लेकिन जब आइसोटोप्स और आइसोबार की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखने की प्रक्रिया फेल हो गई। तब जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके अनुसार बनी? उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पे। तब ये कहा गया किसी भी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में डोबेनियन ने त्रिक नियम को भी बताया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम को भी बताया था। वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे विस्तार से, ठीक है। तो ये आवर्त सामान्य जानकारी हमने आपको दे दी है। इसमें उन्होंने जो आवर्त मेंडेलीव ने है, वर्ग और आवर्त के अनुसार आधार पे उसको क्लासिफाई किया है। 8 वर्ग रखे हैं, 7 आवर्त रखे हैं। ये हम मेंडेलीव की आवर्त सारणी में जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अब बात आती है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। देखिए विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता किसी भी तत्व के परमाणु की वह क्षमता है जिससे वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है ना। इसको डिनोट करते हैं, इसको ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे जब आपको आवर्त सारणी पढ़ाएंगे, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता किसी भी चीज का, किसी भी ये मान के तत्व का गुण है। तो जब तत्वों के गुण के बारे में बताएंगे इसलिए विद्युत ऋणात्मकता टॉपिक में आपको विस्तार से समझाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए स्थिर विद्युत आवेश। देखिए पहले तो हम विद्युत आवेश जान लें, उसके पहले हम आवेश जान लें, ठीक है ना। देखिए जब आप आपस में हाथों को रगड़ते
करते हैं या किसी भी चीज को रगड़ते हैं तो उनमें एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के गुण अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम आवेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब सोचिए आवेश क्या है? आवेश एक गुण है जो कि किसी भी वस्तु पे वैद्युत या वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश क्या है? आवेश एक गुण है जो किसी वस्तु पर वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है और ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक आवेश होते हैं, एक धनात्मक आवेश होते हैं। ठीक है ना। धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। ठीक है, छोटी सी जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं, तो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कमी और अधिकता क्यों होती है, प्लस आयन, ऋणायन और धनायन क्यों होते हैं, ये बता दे रहे हैं। जैसे कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है ना। अब इसको हम सेल में क्लासिफाई करेंगे, बांटेंगे तो 2, 8, 1। ठीक है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इस 1 आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो सोडियम है ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, क्योंकि वही तत्व, वही एलिमेंट स्टेबल होते हैं जिनके ऑक्टेव कंप्लीट होते हैं। इसे भी अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए या ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका हटना चाहिए। तो क्या करता है? अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये कैसा हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो उसी को हम क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद ये हो जाता है प्लस आयन। ठीक है ना। मतलब कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ये क्या हो गया? धनायन हो गया है। ठीक है ना। अब आवेश भी इसी तरीके से होता है, प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन्स आप पढ़े होंगे। अब इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के 7 होते हैं। अब देखिए 2, 8 एंड 7। आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन को 1 चाहिए, तो क्या करता है? किसी से 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी वो ले लेता है, तो क्या कहलाता है? एक ऋणायन हो जाता है। मीन्स कि धनायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी और ऋणायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है ना। तो जो आवेश होते हैं, जो विद्युत आवेश होते हैं, ये धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये कैसे होते हैं? ये स्थिर भी होते हैं और गतिमान भी होते हैं। ठीक है। अब इस आवेश की पूरी जानकारी हम आपको कब देंगे? जब हम पूरी क्लास पढ़ाएंगे तब देंगे। इसके प्रकार क्या है? आवेश, सुचालक और कुचालक हमने आपको बताया था। जितने भी धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती हैं। जैसे कि चांदी हुई, जैसे कि कॉपर हुई, जिससे हम तार बनाते हैं। ठीक है ना। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उससे बिजली का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाती है। ठीक है ना। सुचालक पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें से आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाए, उसे क्या कहते हैं? हम सुचालक पदार्थ कहते हैं। जिससे ना हो उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप किसी भी प्लास्टिक से किसी भी बिजली को छुएंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा, लेकिन अगर लोहे से बिजली को छुएंगे तो आपको करंट मारेगा। क्यों? क्योंकि लोहा धातु है। ठीक है। आयरन एक धातु है, उससे आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हो जा रहा है, तो वो क्या है? सुचालक है विद्युत का। ऊष्मा का भी सुचालक है, लेकिन विद्युत का सुचालक हम विद्युत पढ़ रहे हैं। और जो लकड़ी है उससे छूने पे या प्लास्टिक से छूने पे नहीं करंट मारता है, आपको करंट का एहसास नहीं होता है, मतलब ये ऊष्मा या विद्युत का सुचालक है। तो इसमें क्या हो गया? सुचालक वस्तुएं क्या होती हैं? जिससे विद्युत धारा क्या आसानी से प्रवाहित हो सके। कुचालक क्या होती है? ऐसी वस्तुएं या ऐसी धातुएं जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना हो सके। अब विद्युत धारा क्या होती है? अभी हमने विद्युत धारा का नाम लिया, लेकिन अभी आपको यही नहीं पता विद्युत धारा होती क्या है। तो विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। किसी भी चीज से विद्युत आवेश जितनी शीघ्रता से प्रवाहित होता है उसकी जो दर होती है वही विद्युत धारा कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, विद्युत धारा सुचालक पदार्थों से आसानी से गुजरती है, कुचालक पदार्थों से नहीं गुजरती है। ठीक है ना। अब हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चुंबकत्व क्या है? आप सभी जानते हैं, किसी भी चुंबक में लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसे ही चुंबकत्व, उसके लोहे की चुंबक के इसी गुण को, जिस गुण के द्वारा वो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? हम
चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चुंबकत्व पढ़े, इसमें चुंबक के प्रकार भी पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ेंगे। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं हम? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। और एक चुंबक अपने चारों जितनी दूर तक अपने प्रभाव को स्थापित रख सकता है उसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। और चुंबक में आप जानते हैं वो साउथ और नॉर्थ दो पोल होते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें आपको चुंबकत्व तो पढ़ाएंगे, इसके बारे में बहुत कुछ तो आपको वहां पर पढ़ाएंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है रक्त की संरचना, रक्त वर्ग, रक्त बैंक। रक्त की संरचना आप जानते हैं, रक्त किससे किससे मिलकर बना होता है? रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। रक्त कणिकाओं में क्या क्या पाई जाती है? WBC है, RBC है और प्लेटलेट्स है। ठीक है ना। ये सारी है, इसकी संरचना आपको अच्छे से हम बताएंगे। WBC में कितने हैं, RBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। रक्त वर्ग आप जानते हैं, रक्त वर्ग 4 होते हैं, A है, B है, AB है और O है। इसमें से कौन सा सर्वदाता है? इसमें से सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB जैसे सर्वग्राही है, O यूनिवर्सल डोनर है। ये सारी चीजें आपको हम रक्त वर्ग के बारे में जब बताएंगे तो पढ़ाएंगे। और रक्त बैंक है, रक्त बैंक का क्या यूज है, कैसे रक्त बैंक में कैसे रक्त हम ले सकते हैं। जब किसी को रक्त की कमी होती है, उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ब्लड ज़्यादा निकल गया तो हमें रक्त की ज़रूरत बाहर से पड़ती है, तो कैसे करते हैं हम? रक्त बैंक में जाकर के, ब्लड बैंक में जाकर के ब्लड लेते हैं। कैसे लेते हैं सारी जानकारी आपको, ब्लड बैंक क्या होता है ये सब आपको क्लास में हम विस्तार से बताएंगे। अब रक्त पीड़ित सामान्य रोग, आप जब रक्त पढ़ रहे हैं, रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रक्त से पीड़ित सामान्य रोग आप जानते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त के थक्के नहीं जमते हैं। ठीक है ना। और दूसरा क्या? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है? एक रक्त से संबंधित बीमारी ये भी है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में जो RBC होती है, जो रक्त कणिका RBC होती है, उसकी क्या होती है? लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन काल कम हो जाती है। ठीक है ना। एक है रक्ताल्पता, जो सभी को इन जनरल सामान्य रूप से रक्त की कमी कारण हो जाती है, जो लौह पदार्थ की कमी कारण, मतलब जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन कम होने का रक्ताल्पता हो जाता है। ठीक है। जिसे कहते हैं एनीमिया। और एक है श्वेत कण रक्त कोशिकाओं की हीनता। ठीक है। रक्त जो WBC होती है वो कम हो जाती है। तो ये सब रक्त पीड़ित सामान्य रोग है। आपको अपने 4 रोग का नाम यहाँ पे लिया है। पहला है रक्ताल्पता जिसे कहते हैं एनीमिया, दूसरा है थैलेसीमिया, तीसरा है हीमोफीलिया और चौथा है श्वेत रक्त कणिकाओं की हीनता। ये सब आपको हम विस्तार से इसके ये क्यों होता है, इससे बचने के क्या, इससे लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है हमें ये हो गया, इससे बचने के क्या उपाय हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अगला है एड्स हेपेटाइटिस बी की सामान्य जानकारी। आपको एड्स क्या है आप सभी जानते हैं, और HIV वायरस क्या है, वायरस संबंधित रोग क्या है, हेपेटाइटिस बी क्या है, इसका टीका लगवाए जाते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी इसकी सामान्य जानकारी हम देंगे। इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इससे बचाव क्या है, इसकी बीमारी, इसको कैसे इसको दूर किया जा सकता है, कैसे इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं, ये सब आपको हम बताएंगे। अगला है सुरक्षा व प्राथमिक उपचार। आप जानते हैं सुरक्षा, जब हमें किसी चीज़ से डर लगती है, किसी चीज़ से भय होता है या किसी चीज़ से तो हमें सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। जब हम असुरक्षा महसूस करते हैं तो हमें खुद को स्टेबल रखने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार आपने सब सुना है, सब जानते हैं। फर्स्ट एड, आप जैसे घर में आप फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, घर में आप जैसे कोई जल गया तो तुरंत हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, घर पेंट बर्नर है या किसी भी चीज़ मलहम का यूज़ करते हैं। जैसे कोई गिर गया, किसी के ब्लड निकलने लगा तो घर में डेटॉल रखते हैं, रुई रखते हैं, बैंडेड रखते हैं। तो यही क्या है, आपको प्राथमिक उपचार क्या है? हर प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, क्योंकि घर में बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं, कटना है, जलना है, छिलना है, गिरना है, हड्डियों का टूटना है, या फिर किसी पैर में मोच वोच का आना है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो प्राथमिक उपचार क्या है, इसको हम कैसे सक्रिय कर सकते हैं, इससे हम कैसे छोटी मोटी चीज़ों से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आप सभी को 4th सेमेस्टर में ये सिलेबस है आपका, ये इतने चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे, इतने टॉपिक्स के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें कि बायोलॉजी पार्ट जाता है, ये सारी आप देख रहे हैं। केमिस्ट्री में सिर्फ ये 2 हैं, फिजिक्स में आपको बता दें क्लियर कर देंगे, आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ये फिजिक्स वाला पार्ट है, और बाकी ये सारे आपके कौन से हैं? बायो वाले पार्ट। ठीक है ना। तो अब आज की इंट्रोडक्शन क्लास का हम अंत करते हैं। कल से आप लोग रेडी रहिएगा, कल से आपको
टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, हर एक क्लास की बात हम बता रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकते हैं।